हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, कल की क्लास में अपन ने दो क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, तो दोबारा देखो और एक आपको करने के लिए भी दिया था। इसमें दोनों ये दर्पण परपेंडिकुलर है, तो उनके मध्य में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके कितने इमेज बन सकते हैं, कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये चर्चा करनी थी। एक तो आपको सिंपली देखा था परसों की क्लास में कि दर्पण से, समतल दर्पण से लंब दूरी पर कोई बिंब हो या वस्तु हो, उसका उतनी ही अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये बन गया। ये बना कैसे? किरण आरेख से देखो। मान लो इससे एक परपेंडिकुलर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके परपेंडिकुलर ही आएगी। एक प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही है तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें पीछे बढ़ा के कहीं मिलेंगी नहीं, जैसे ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करोगे? आप इधर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, यानी इनको पीछे बढ़ाने की कल्पना करने पर प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होता है। ऐसे ही इसी प्रकार इस M2 दर्पण की वजह से भी प्रतिबिंब I2 का निर्माण होता है, यानी एक परपेंडिकुलर प्रकाश किरण आपने आपतित करवाई, वो परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड या परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे एक प्रकाश किरण यहाँ पर यह आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब इनको आप डॉटेड से पीछे बढ़ाने की कल्पना करोगे तो यहाँ ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ऐसे दो इमेज बने। ये तीसरा इमेज कैसे बना, इसके बारे में चर्चा करनी। अब इससे असंख्य प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही हैं। तो मान लो दो प्रकाश किरणें इस तरह से आपतित हो रही हैं, वह परावर्तित होकर यहाँ टकराएंगी, यहाँ से फिर पुनः परावर्तित हो जाएंगी ऐसे। यानी ये वाली प्रकाश किरण यहाँ टकरा के यहाँ परावर्तित, ये यहाँ से यहाँ। जब इनको यहाँ इससे पीछे बनाने की कल्पना करोगे तो यहाँ मिलेंगी। अब ये परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये प्रतिबिंब किस तरह से बना? ये इसके जो इसका प्रतिबिंब था उसके प्रतिबिंब के कारण बना, यानी कि ये I1 इमेज है, जो I1 प्रतिबिंब है वह इस बनने वाले प्रतिबिंब के लिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इमेज और बन सकती थी कि ये प्रकाश किरणें जैसे इस पे इस तरह से आपतित हुई है, उस तरह से इस पे आपतित होके इधर ऐसे टकरा के ऐसे जा सकती थी, है ना, फिर ऐसे जा सकती थी। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि आपने इस पे ही ये प्रकाश किरणें आपतित क्यों करवाई? आप इस पे भी करवा सकते थे और फिर ऐसे टकरा के ऐसे जा सकती थी। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, उनको भी पीछे बढ़ाते थे तो वो इमेज भी यहीं बनती, यानी वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित इमेज होती, है ना। देखने में तीन इमेज होंगी, लेकिन वो जो तीसरी इमेज है वो दोनों दर्पणों की वजह से अतिव्यापित होगी। फिर एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एक दर्पण को बीच से काट दिया जाता है, यानी इसको यहाँ से काट दिया, इसके परपेंडिकुलर, इसके एक सिरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई बिंब रखा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बनने को इसके भी तीन ही प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन इसमें अतिव्यापित इमेज नहीं होगी। देखो कैसे कि दो प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हो रही है तो जो इसकी तरह ही इसमें प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ लंबवत आपतित हुई, ये ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, एक प्रकाश किरण इसको आपने इधर माना कि इधर आपतित हो रही है, परावर्तित होकर यहाँ पहुंची, तो इसको पीछे बढ़ाने की कल्पना की, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई, तो ये एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ये M1 दर्पण की वजह से। ऐसे ही M2 दर्पण की वजह से प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तीसरी इमेज कैसे बनेगी? वो दो जो प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हुई वो परावर्तित होकर यहाँ टकरा सकती हैं, तो इनको दोबारा पुनः परावर्तित प्रकाश किरणों को जो पीछे बढ़ाओगे, यानी आपको पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये वाली इमेज है वो इस इमेज की वजह से बनी, है ना। अब ये कटने का क्या फायदा हुआ
कटने का इस पे कोई दूसरी इमेज अतिव्यापित नहीं होगी। बस इतना ही फायदा है कटने का, यानी इस पे ये प्रकाश किरणें ऐसे टकरा के परावर्तित होकर यहाँ पहुंच गई, तो इस पे टकरा के इधर नहीं, इस पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इस पे तो एक परपेंडिकुलर आ सकती है, वो परपेंडिकुलर जाएगी, थोड़ी इधर आ जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब दोबारा देख लो अच्छे से। हाँ, तो आज अपन पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 10th क्लास बोर्ड में हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना? गोले दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। ये प्रतिबिंब निर्माण तभी समझ में आएंगे जो आप गोले दर्पणों से कुछ विशेष प्रकाश की किरणों का परावर्तन पिछले क्लास में पढ़ के आए हो। तो पहले अपन सीखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर अवतल दर्पण के सामने रखी गई बिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन दी हुई मिलेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा, और उसमें आपको बताना होगा कि बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, और उसकी आकृति क्या है, और उसकी प्रकृति क्या है। ये इतनी 3 चीज़ आपको बतानी होती है, और क्वेश्चन में केवल दिया हुआ मिलता है अवतल दर्पण के सामने रखी गई बिंब की स्थिति। तो वो इस प्रकार से है जो आपको याद नहीं करनी, ये क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, और इसके अकॉर्डिंग अपन आज प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। किससे? पहले अवतल दर्पण से, फिर उत्तल दर्पण से। पहले देखो अवतल दर्पण से कितनी प्रकार की प्रतिबिंब बनाई जा सकती हैं? 6 प्रकार से, यानी आपको अलग अलग 6 पोजीशन दी हुई मिलेंगी। किसकी? बिंब की स्थिति की। वो बिंब की स्थिति इस प्रकार से है। पहली स्थिति, जब अनंत पर रखी गई बिंब का प्रतिबिंब निर्माण करना हो तो किस तरह से करते हैं, पहले ये देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, अनंत पर रखी बिंब का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, पहले वो देखते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जिसके उभरे हुए भाग पे परावर्तक पॉलिश और धसा हुआ भाग परावर्तन का काम करे। तो अनंत ये है, ये अनंत है। तो अनंत पे रखी गई बिंब का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अनंत का मतलब बिंब यहाँ रखोगे, ठीक है। अनंत का मतलब ये है जो मुख्य अक्ष के आप ऊपर और नीचे आधा बिंब ऊपर दिखाओगे, आधा नीचे, और बाकी की बिंबों को आप मुख्य अक्ष के ऊपर रखोगे अकॉर्डिंग टू बिंब पोजीशन। बिंब की जो पोजीशन आपको देगा उसके अनुसार रखोगे। तो पहले मैंने मान लिया अनंत ये है, तो अनंत पे बिंब रखूंगा तो मैं इस तरह से रखूंगा, मुख्य अक्ष के आधा ऊपर आधा नीचे। उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो अपन देखेंगे। फिर दूसरी स्थिति है अनंत व सी के मध्य रखी बिंब का प्रतिबिंब। ये अनंत है और ये वाला सी है, तो इसके बीच में बिंब रखोगे तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा और कहाँ बनेगा, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तीसरा है सी पर रखी बिंब का प्रतिबिंब। तो सी ये है, सी पर यहाँ पर आप बिंब को रखोगे, उससे प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसकी आकृति क्या होगी, उसके बारे में देखेंगे। तीसरा है सी व एफ के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब। ये सी है और ये एफ है, इसके बीच में आपको बिंब को रखना होगा, उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या उसकी आकृति होगी, क्या उसकी प्रकृति होगी और क्या इसकी स्थिति होगी, उसके बारे में देखेंगे। अगला है एफ पर रखी बिंब का प्रतिबिंब। ये एफ है और इस एफ पर जब बिंब रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा उसके बारे में देखेंगे। अब लास्ट है एफ व पी के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब। ये पी ध्रुव है और ये फोकस बिंदु, इनके बीच जब बिंब रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा उसके बारे में देखेंगे। अब दोबारा देख लो, जब अनंत पे बिंब रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, ये याद नहीं रखना, अपन बना के देखेंगे। फिर अनंत और सी के बीच बिंब रखते हो तो प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे खिसकता है, सी और एफ के बीच बनता है, ठीक है, यहाँ बनता है। जब सी पे रखते हो तो जैसे जैसे बिंब को आगे बढ़ाते हो तो प्रतिबिंब एफ से अनंत की ओर बढ़ता है, यानी बिंब को आप अनंत से पी की ओर बढ़ाते हो तो प्रतिबिंब एफ से अनंत की ओर बढ़ता है। तो एफ पर कब बना, जब अनंत पे रखा,
और अनंत और सी के बीच रखा तो कहाँ बना, सी और एफ के बीच। जब सी पे रखोगे तो कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। अब आगे आप सी और एफ के बीच बिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहिए, अनंत और सी के बीच बनना चाहिए, तो यहाँ बन जाएगा। फिर एफ पे रखोगे तो कहाँ बनना चाहिए, अब आगे कौन है, अनंत है, तो अनंत पे बनेगा। फिर पी और एफ के बीच रखोगे तो कहाँ बनेगा, अब अनंत तो आ गया तो कहाँ जब बनना चाहिए, तो पीछे बन जाएगा, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इसके साथ साथ ही जैसे जैसे आप बिंब को आगे खिसकाते जाते हो तो प्रतिबिंब एफ से अनंत की ओर बढ़ता है, और जब एफ और पी के बीच बिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है, और साथ साथ ही उसकी आकृति बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे प्रतिबिंब इधर खिसकता है तो उसकी आकृति बढ़ती जाती है, और जब यहाँ पे रखते हो तब भी उसकी आकृति बड़ी होती है बिंब से। ठीक है, तो अपन आप देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। तो अपन पहली प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण से, जो अनंत पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। वो किस प्रकार बनेगा, देखो यहाँ से असंख्य प्रकाश किरणें इस पर आपतित होंगी, क्योंकि प्रकाश की स्थिति में रखा तो ये इमेज ये सॉरी बिंब ये समझो कि एक प्रकाश सोर्स ही है, तो इससे सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें आपतित होंगी, यानी इस पर टकराने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर सभी दिशाओं में बिखरेंगी। तो कुछ प्रकाश किरणें इस दर्पण की ओर भी आएंगी। तो अपने को प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए जो बिंब से दर्पण पर आपतित हो रही हो। तो मैं मान लेता हूँ एक प्रकाश किरण इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और जब कोई भी अनंत पे रखी बिंब है तो उससे सारी आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होती हैं। और एक मान लो और प्रकाश किरणें यहाँ से भी आपतित हो रही है, और प्रकाश किरणें यहाँ से भी आपतित हो रही है। इस तरह से प्रत्येक बिंदु से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। तो एक लास्ट प्रकाश किरण में मान लेता हूँ वो इसके पैर से, मतलब ए बिंदु से नीचे वाले शीर्ष से आपतित हो रही है। तो एक प्रकाश किरण ये इस तरह से आपतित हो रही है। इससे निकलने वाली बाकी की प्रकाश किरणें इन दोनों के बीच के क्षेत्र से ही आपतित होंगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जहां कटेंगी वहीं बाकी की प्रकाश किरणें कटेंगी। तो अपन ये दोनों प्रकाश किरणें किस तरह से परावर्तित होंगी तो आपको पता ही है, पढ़ गया है वो पिछली क्लास में। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है। और ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित प्रकाश किरणें, ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और क्यों बनेगा वास्तविक, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हुई है। तो आपको क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मैं एक बार लिख देता हूं। हाँ, तो ये 3 चीज आपको प्रतिबिंब निर्माण के साथ साथ बतानी होती है। ये बिंब की स्थिति आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, एफ पर। कहाँ पर क्या बताओगे, स्थिति पोजीशन कहाँ पर, यहाँ क्या लिख दोगे, एफ पर। ठीक है, फिर प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, छोटी सी बिंदु आकार की, क्या लिखोगे, बिंदु आकार, बिंदु आकार। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में परावर्तित होकर यहाँ पे मिली हैं, आपने कोई इमेजिन नहीं किया। तो क्या कहोगे, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, अब अगला प्रतिबिंब देखते हैं। अब अपन अगला प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अनंत और सी के बीच बिंब को रखते हैं। तो अनंत और सी के बीच मैंने रख दिया है, मान लो मुख्य अक्ष की प्रतिबिंब रखी हुई है, नाम दे दिया ए और बी। उसी प्रकार 2 प्रकाश किरणों का इमेजिन करेंगे, जो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर जहां कटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो शीर्ष से पहले प्रकाश किरण तो ये मान लो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो। ठीक है, ये परावर्तित होकर किधर से जाएगी, एफ से, आपको पता ही है। ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर एफ से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कल आपने पढ़ी, उनमें से कोई भी मान लो, तिर्यक किरण मान लो, फोकसीय किरण मान लो, अभिलंब किरण मान लो, तो आपकी जो मर्जी चाहो वो मान लो।
तो यहीं से प्रकाश किरण मान लेते हैं कि कोई तिर्यक प्रकाश किरण मान लो। चलो आपकी मर्जी चाहो वो मान लो, फोकसी किरण मान लो, तिर्यक किरण मान लो। फोकसी माने, चलो फोकसी प्रकाश किरण। फोकसी यानी जो फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही है। ये आपको पता ही है कैसे परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। कहाँ घटी, यहाँ घटी, तो यहाँ ये बी बिंदु से आपतित हो रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी बिंदु ही बन जाएगा। मैंने नाम दे दिया बी डैश। इसी प्रकार जस्ट इसके नीचे से कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तित होकर किधर से जाएगी, ऐप से जाएगी। फिर यहीं से कोई मैंने तिर्यक किरण या फोकसी किरण जो मान ली वो कहाँ से जाएगी, तो यहाँ कट जाएगी। तो ऐसे प्रत्येक बिंदु से प्रकाश किरणें आपतित होंगी। तो बी बिंदु यहाँ बना है, तो इसके नीचे वाला बिंदु कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनेगा। उससे नीचे वाला कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनेगा। उससे नीचे वाला कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। तो ए वाला कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये बी से आया तो ये बी बिंदु होगा, तो इसको मैंने बी डैश दे दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए डैश। तो प्रतिबिंब का निर्माण इस प्रकार होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, सी और एफ के बीच कैसा हुआ, वास्तविक व उल्टा हुआ। प्रकृति स्थिति सी और एफ के बीच, आकृति क्या रही, बिंब बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, तो बिंब के आकार से छोटा। स्थिति सी और एफ, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यानी बिंब आप मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ये लिखता हूं मैं सब। हाँ, तो ये आपको बतानी होती है, वो तीन चीजें हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच। देखो सी ये एफ, सी और एफ के बिंब से छोटा, बिंब का आकार बड़ा है तो बिंब का आकार से क्या बना, छोटा। आकृति ये हो गई। प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक यानी वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ पे मिली है, तो वास्तविक। उल्टा यानी बिंब जिस मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो उल्टा हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगली स्थिति के लिए बिंब को कहाँ रखेंगे, सी पर। तो रखो बिंब को सी पर। ये बिंब मान लो ए बी, तो वही कम से कम दो प्रकाश किरणें होते ही पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वही शीर्ष से एक प्रकाश किरण आपतित मान लो जो मुख्य इसके समांतर आपतित हो रही हो। ये सब में मान लेना चाहिए, आगे लेंस पढ़ेंगे उसमें भी मानेंगे एक प्रकाश किरण। तो ये कहाँ से जाएगी, कौन सी मानोगे, दूसरी। फोकसी मानो फोकसी मान लो, तिर्यक मानो तिर्यक मान लो, अभिलंब मानो तो अभिलंब। तो उसके लिए आपको यहाँ दर्पण को बढ़ाना पड़ेगा। फोकसी किरण मान लो, फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही हो। इसकी विशेषता आप जानते हो, कहाँ जाएगी, मुख्य इसके समांतर परावर्तित हो जाएगी। और ये किधर से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ठीक है, और ये किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, थोड़ा सा पहले बन गया, लेकिन ये सी पे बनता है वास्तव में। यदि रियल में माप के रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो जाएगा, सी पे हो जाएगा। यानी थोड़ी ऐसे मान लो इसको। कहाँ कटी, बी से दोनों निकलने वाली प्रकाश किरण यहाँ कटी, तो यहाँ बी डैश और यहाँ ए डैश। और लग भी रहा प्रतिबिंब बिंब के आकार का है, यानी सी पे रखी बिंब का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, समान आकार का होता है, और प्रकृति वही वास्तविक व उल्टा होता है। तो लिख देना यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, सी पर। प्रतिबिंब की आकृति क्या हो जाएगी, बिंब के आकार की। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। आप खुद लिख लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, अब बिंब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बिंब को रखें। रखो ये बिंब, नाम दे दिया ए बी। वो एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मानो, कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। दूसरी कौन सी मान लो, फोकसी मान लो, चाहे
फोकसी मान लो तो आगे में सोचो ना यार, कट गई। आपतित प्रकाश किरण नहीं कटनी चाहिए, परावर्तित प्रकाश किरण। चलो इस बार तिर्यक मान लो, तिर्यक इस बिंदु पे जिस कोण पे आपतित हो रही है उतने पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, है ना, उतने पे ही परावर्तित हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा ठीक से बना लूँ, ये इतने कोण पे परावर्तित हो जाएगी। कहाँ कटी, मान लो थीटा पे आपतित हुई है, थीटा पे क्या हो जाएगी, परावर्तित। आपको ये ऊपर ये वाला बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी यहाँ आपतित होनी चाहिए थी, तो ये यहाँ आपतित होगी, थीटा पे परावर्तित हो जाएगी। कहाँ कटी, यहाँ कटी, तो बी डैश कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो ऐसे जाएगी, है ना। फिर तिर्यक किरण यहाँ से कोई आपतित होगी, वो ऐसे जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये ऐसा यहाँ कटी, वहाँ से लेकर मुख्य अक्ष तक एक लाइन आप ड्रॉ करो, ये बी डैश, तो ये ए डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से परे। तो ये आपको खुद लिखना है, स्थिति, आकृति, प्रकृति। तो इसके लिए बताओ स्थिति, आकृति, प्रकृति क्या होगी, क्या बोलोगे। अवतल दर्पण के सामने जब बिंब सी व एफ के बीच रखा हो तो उसके लिए निम्न, उससे बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्न स्थिति, आकृति व प्रकृति होती है। तो इस आकृति क्या होगी, सॉरी स्थिति बताओ पहले, सी से परे। आकृति वस्तु के आकार से बड़ा दिख भी रहा है ना। और प्रकृति वास्तविक व उल्टा, यानी बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना। वास्तव में प्रकाश किरणें कटी है तो वास्तविक व उल्टा, ठीक है। हाँ, तो अब अगला प्रतिबिंब निर्माण करते हैं जब फोकस पर बिंब को रखा हो, फोकस यानी एफ पर बिंब को रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता। देखो फोकस बिंदु ये रहा, ये बिंब मान ली, नाम दे दिया ए बी। पहली वही प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो, परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, फोकस बिंदु से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण तिर्यक मान लो, तिर्यक प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगी, जितने कोण पे आपतित होती है उतने पे परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये विलंब हो गया ना। थीटा पे आपतित हो रही है तो थीटा पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो क्या ये प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगी, नहीं, दोनों समांतर है ना, कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलो देखते हैं, क्या पता पीछे यहाँ से देखोगे तो आपको क्या पीछे मिलती है दिखेंगी, नहीं। देखो पीछे बढ़ा के देखो परावर्तित प्रकाश किरण को, इसको ही पीछे बढ़ा के देखो तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हो जाएगा, अनंत पे। मान लिया ये अनंत है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा, अनंत पे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकृति किस तरह से लिखोगे। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की आकृति वस्तु के आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि अनंत से मुख्य अक्ष तक बनेगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप लिखोगे। और इससे अगला प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखो अगला और अवतल दर्पण से लास्ट प्रतिबिंब, उसके लिए बिंब की स्थिति क्या होगी, बिंब यानी वस्तु, वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी हो, एफ व पी के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब, यानी बिंब कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। देखो उसकी आकृति क्या होगी, ये है बिंब ए बी। तो वही पहली प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, यहाँ से ना, एफ से। कुछ बच्चे यहीं से निकाल देते हैं, तो कहाँ से जाएगी, एफ से, ठीक है। एफ से। दूसरी प्रकाश किरण तिर्यक मान लो, ये जितने कोण पे आपतित हो रही है उतने पे ही परावर्तित हो जाएगी। ये कहीं आगे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाने की कल्पना करो परावर्तित प्रकाश किरणों को। इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया, कहाँ मिली, यहाँ मिली। प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। अभी ये वस्तु के आकार से क्या है, बड़ी है, वस्तु के आकार से बड़ी बनी, ये ए डैश बी डैश। तो इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब की आकृति बिंब के आकार से बड़ी, ये बहुत ही अलग है, ये एक अलग है।
प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा। वास्तव में प्रकाश किरणें तो कहीं मिली ही नहीं, कहाँ मिली? पीछे बढ़ाने का इमेजिन किया गया, यानी कल्पना की गई तो मिली। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहाँ से यदि इनको देखो, आपकी नेत्र ये हो, यहाँ से देखो तो आपको लगेगी कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है। ठीक है, दोबारा सुन लो, प्रकृति इंपॉर्टेंट है, आभासी व सीधा या काल्पनिक व सीधा। एक बात और देखो, जब एफ से आप पी की ओर बढ़ते हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे से आगे की ओर बढ़ता है, यानी अभी तो इसके आकार से बड़ा है, जैसे जैसे इस बिंब को आगे खिसकाते जाते हो तो प्रतिबिंब ये दर्पण की ओर खिसकने लगता है और आकार भी छोटा होने लगता है। ठीक है, तो ये हुए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अभी अपन देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। हाँ, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। उत्तल दर्पण से केवल 2 प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। पहला, बिंब की स्थिति कहाँ हो? जब अनंत पर रखी बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब, यानी अनंत पर रखी बिंब का प्रतिबिंब। जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे बिंब रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखेंगे। उत्तल दर्पण के सामने निश्चित दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, यानी ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने निश्चित दूरी, यानी अनंत और पी के बीच कहीं पर भी बिंब रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देखेंगे। तो पहले अनंत वाला देखो, अनंत पे बिंब रखो, ये 1 नंबर अनंत पे मुख्य इसके ऊपर नीचे दिखा दो। वैसे ही पिछले अवतल दर्पण में क्या था, वैसे ही मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें आपतित करवाओ, ऐसे ही यहाँ से बाकी प्रकाश किरणें भी इन बिंदुओं से ऐसे ही मुख्य इसके समांतर आपतित होंगी। यानी अनंत पे कोई भी प्रकाश सोर्स हो या कोई भी वस्तु हो, उससे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य इसके समांतर होती हैं। तो ये किस तरह से परावर्तित होंगी? तो आपने देखा था एक तो इसकी सरफेस भी ऐसे ही है, तो ये इधर परावर्तित हो जाएंगी। यानी परावर्तित प्रकाश किरणें इस तरह से होंगी कि परावर्तित प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ाओगे तो वो आपको फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी होगा प्रकृति में और आकृति में बिंदु आकार का होगा। तो वही तीनों चीज लिखनी है। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब के लिए निम्न स्थिति, आकृति व प्रकृति होंगी। तो स्थिति फोकस बिंदु पर, आकृति बिंदु आकार का, प्रकृति आभासी। प्रकृति क्या होगी इसमें? आभासी होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणों को आपने पीछे बढ़ाने की कल्पना की थी। वास्तव में प्रकाश किरणें तो इधर परावर्तित होगी, तो इनमें तो गैप बढ़ता जाएगा, ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हाँ, अब अगला प्रतिबिंब देखते हैं उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी पे रखे बिंब का प्रतिबिंब। निश्चित दूरी यानी अनंत और पी के बीच आप कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच ही बनेगा। यानी आप अनंत से बिंब को लेके आओगे तो प्रतिबिंब एफ से पी की ओर बढ़ेगा। आप अनंत से बिंब को पी तक लेके आओ और प्रतिबिंब एफ से पी तक जाएगा, इतना ही बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ रख दिया, आप अलग रख के देख लेना चाहिए, यही बनेगा। पहली जो मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये सब में लेनी है। एक तो किस तरह से परावर्तित होगी कि परावर्तित प्रकाश किरण को आप पीछे बढ़ाने की कल्पना करोगे तो वो फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कोई भी ले लो, आप अभिलंब ले लो, अभिलंब किरण, यानी कोई प्रकाश किरण ऐसी भी होगी जो इस केंद्र पर जाना चाहती हो, लेकिन इस उत्तल दर्पण की वजह से वो वापस परावर्तित हो जाएगी। यानी कोई प्रकाश किरण ऐसे भी होगी, मैं पहले इसको रोटेट कर लूँ, इसका परावर्तन तो आपको पता ही है। यानी एक प्रकाश किरण ऐसी हो जो यहाँ केंद्र, वक्रता केंद्र पर आना चाह रही हो, लेकिन इस पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होने की वजह से पुनः उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। तो इसको पीछे बढ़ाने की इनको आगे बढ़ाओगे तो मिलेंगी नहीं कहीं, तो यहाँ मिली, वो भी पीछे बढ़ाने की कल्पना की तो
तो प्रतिबिंब निर्माण यहाँ हो जाएगा। और कैसा दिख रहा है, बीम बड़ी सी है, वस्तु छोटा सा है, ए बी, और कहाँ बना है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है, तो ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति किस तरह से रखोगे। ये आपको क्वेश्चन में देगा कि उत्तल दर्पण के सामने निश्चित दूरी पर रखी बीम का प्रतिबिंब बनाओ, उसकी आकृति और प्रकृति स्थिति दर्शाओ। तो आकृति पहले स्थिति दर्शाओ। स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। आकृति क्या है, वस्तु के आकार से छोटा। प्रकृति क्या है, आभासी या काल्पनिक व सीधा। सीधा जो भी प्रतिबिंब, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो जिसमें आभासी बनते हैं, वो हमेशा सीधा होते हैं। जब आप बिंब को जिस दिशा में रखते हो उसी दिशा में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसके लिए आप लिख देना प्रकृति, स्थिति व आकृति, ये दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण हुआ। 10वीं क्लास बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पूछ लेता है या फिर किसी दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पूछ लेता है। ठीक है, देखते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके अनुसार दूरियों को ऋणात्मक व धनात्मक माना जाता है इस नियम के अनुसार। तो ये लेंस में भी लागू होती है और दर्पणों में भी लागू होती है। तो पहले दूरी, पहले तो नियम मानो, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ये एक ध्यान में रखना। और लेंसों में आएगा प्रकाशिक के अंदर, ध्रुव की तरह होगा, उससे मापी जाएगी। तो यहाँ से मापी गई दूरी, ध्रुव से मापी गई दूरी, मान लो ये बीम है तो बीम की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मान लो ये प्रतिबिंब है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके चिन्ह रखे जाएंगे, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो आपतित प्रकाश किरणों की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और दूरियों को मापना कहाँ से है, ध्रुवों से मापना। कहाँ से मापना है, ध्रुव से। तो अब आप बताओ कि इस बिंब की दूरी आप इसके लिए ऋणात्मक मानोगे या धनात्मक मानोगे। हाँ, ऋणात्मक, क्योंकि आपतित प्रकाश किरणों की दिशा तो ये होती है, और आपको दूरी यदि ध्रुव से मापनी है तो दूरी मापने की दिशा ये होगी, तो u क्या होगा, इसमें माइनस होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक और उसकी दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ऊंचाई, यानी बिंब को रखते हो आप मुख्य अक्ष के ऊपर, तो बिंब ऊंचाई को क्या मानोगे धनात्मक, और प्रतिबिंब ऊंचाई को क्या मानोगे, ऋणात्मक। एच डैश मान ली, इसको एच मान ली। ठीक है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में यदि अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी मापी जाती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए ये दोनों अलग होती है, विपरीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण का शेप इस तरह से होता है ना। तो इसके फोकस बिंदु F व C इस दिशा में होते हैं, और बीम इधर रखते हो तो वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही मापते हो, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक। इसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये है। और बाकी आप चतुर्थांश मैथ्स में पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख लो। इधर की दूरी क्या मानते हो आप, पॉजिटिव मानते हो ना, और इधर की दूरी क्या मानते हो आप, नेगेटिव मानते हो ना, और इधर की दूरी क्या मानते हो आप, पॉजिटिव मानते हो, और इधर की नेगेटिव। ऐसे ही इसमें ऊपर की पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव यानी नेगेटिव। इधर यहाँ ये भी मान लो ना, इधर की नेगेटिव तो नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यानी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, और ये इस तरह से होते हैं। और आगे लेंस पढ़ेंगे तो लेंसों के लिए भी यही नियम लगेगा। मान लो यहाँ लेंस रखा है तो उसके लिए इधर की मापी गई दूरी ऋणात्मक, इधर की धनात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, है ना। यहाँ दर्पण की जगह कोई लेंस हो जाएगा, जब लेंस पढ़ेंगे तो दोबारा मैं बता दूंगा। हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। आज का वीडियो या क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।